एफआईआईज इंडिया से भाग रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन इक्विटी मार्केट से लगातार अपने पैसे को निकाल रहे हैं। एफआईआईज की होल्डिंग 2012 के बाद से सबसे लोएस्ट पर आ गई है। यस, अगर मैं आपको नंबर बताऊंगा तो आप सच में डर जाओगे। तो गेस कीजिए आप इस नंबर को एक बार। सिर्फ मार्च के महीने में एफआईआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट से कितना पैसा निकाला? 1,22,540 करोड़। ये सिर्फ एक महीने का नंबर है और ये अमाउंट इंडिया का पूरा एजुकेशन बजट के बराबर है। इतना ही नहीं, ये इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में एक महीने का सबसे बड़ा एफआईआईज आउटफ्लोज है। और ये नंबर इतना ज्यादा शॉकिंग है कि कोविड के टाइम पर भी एफआईआईज ने सिर्फ 60,000 70,000 करोड़ बेचा था, लेकिन इस बार कोविड के टाइम से भी दुगनी से ली। अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू रही तो चाहे डीआईआईज कितना भी पैसा डालें, चाहे रिटेल कितना भी इन्वेस्ट करे, मार्केट प्रेशर में ही रहेगा। दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। अब सवाल यह है, एफआईआईज तो काफी टाइम से सेलिंग कर रहे हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन मार्च के महीने में ऐसा क्या हुआ कि कोविड के नंबर्स भी छोटे लगने लगे? वॉर एक रीजन है, लेकिन ये मेन रीजन तो नहीं है। और जब मैं आपको मेन रीजन बताऊंगा तो आप भी एफआईआईज का साइड लेने लगेंगे। क्या है वो रीजन? आइए समझते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो क्वेश्चन हम सब पूछ रहे हैं वो ये है कि एफआईआईज क्यों सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन असल में जो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए वो ये है कि एफआईआईज इंडियन इक्विटी मार्केट में वापस कब आएंगे। और उसके लिए 3 पैरामीटर हैं जो आपको ट्रैक करने हैं। आज वही 3 पैरामीटर्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप रीजन को समझिए। 2022 से 2024 की इंडियन मार्केट की रैली आपको याद है? उस रैली में इंडियन मार्केट का वैल्यूएशंस को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया था उस टाइम ड्यूरेशन में। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, एफआईआईज इंडिया को सिंगल लेंस से बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। वो इंडिया को एक इमर्जिंग मार्केट के हिस्से की तरह ट्रीट करते हैं और उसी हिस्से में उनके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया। तो क्या हुआ? एक तरफ इंडियन इक्विटी मार्केट 2023-24 में अप साइकिल में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, दूसरी तरफ चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान सुपर चीप हो गए थे। देखिए, अगर आपको पीई रेशियो चेक करना है, वर्ल्ड का पीई रेशियो, तो आप सिंपली गूगल कर सकते हो ताइवान पीई रेशियो। जब आप गूगल करते हो तो आपको एक वेबसाइट दिखता है worldperatio.com। उस पे जाके आप वर्ल्ड का पीई रेशियो चेक कर सकते। देखिए, जब आप देखते हैं 2021 में यहां जितना ऊपर था, जो पीई रेशियो ताइवान का जितना ऊपर था, 2022 में पीई रेशियो 10 के नीचे चला गया। सुपर चीप। आज ताइवान का जो पीई रेशियो है वो आपको 23 देखने को मिलता है और 5 ईयर मीडियन एवरेज पीई आपको 16 देखने को मिलता है। सिचुएशंस पूरा रिवर्स हो चुका है। पहले वो सुपर चीप था, एफआईआईज वहां गए, अब वो एक्सपेंसिव हो चुका है। लाइकवाइज अगर आप साउथ कोरिया का भी पीई रेशियो चेक करते हो तो सिनेरियो सेम था। लॉजिक बहुत ही सिंपल है, इंडिया काफी एक्सपेंसिव हो गया था, ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना चीप थे। एफआईआईज ने पैसा निकाला इंडिया से और लगाया कहां? इन कंट्रीज में। लेकिन यहां एक बात जो है जिसको समझना काफी जरूरी है, एफआईआई सिर्फ वैल्यूएशंस तो बिल्कुल नहीं देखता है, वो अर्निंग ग्रोथ भी देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में क्या हो रहा था? वैल्यूएशंस हाई थी और ऊपर से अर्निंग ग्रोथ जो थी वो गिर रही थी। साउथ कोरिया, चाइना और ताइवान में क्या हुआ? अर्निंग ग्रोथ रिकवर हुई और रीजन है एआई। एआई के वजह से कंपनी ने मैसिव ग्रोथ दिखाया। अगर आप साउथ कोरिया में 2 कंपनीज हैं जिसको अगर आप देखते हो, सैमसंग और एसके हाइंस, ये दोनों कंपनी मिलके साउथ कोरिया का इंटायर स्टॉक मार्केट वैल्यू का 60% कमांड करती हैं। सोचिए, सिर्फ 2 कंपनी 60% मार्केट। और ये दोनों कंपनीज जब आप देखते हो तो ये कंपनीज एआई ड्रिवन है। शार्प अर्निंग ग्रोथ हुई, शार्प री रेटिंग हुई और साउथ कोरिया का जो मार्केट ने मैसिव रिटर्न जनरेट करके दिया अपने इन्वेस्टर्स को, तो एफआईआईज क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन यहां एक बात और है जिसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सट्रीमली रिस्की भी है। जिस मोमेंट एआई बबल बर्स्ट होगा,
केपेक्स साइकिल स्लो होगा, इन कंपनीज की जो अर्निंग ग्रोथ है वो शार्पली गिरेगी और शार्पली इन कंपनीज का डी रेटिंग होगा और तब वो पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में आएगा। यही है इंडिया का पोजीशन करंट टाइम में। इंडिया इज गोइंग टू बी अ रिवर्स एआई ट्रेड। लाइकवाइज जब आप ताइवान को देखते हो तो टीएसएमसी अकेले एक कंपनी है, ताइवान के इंटायर मार्केट का 40% कमांड करती है। एक कंपनी और इतना ज्यादा मार्केट में शेयर 40%। ये एआई अपसाइकिल की डायरेक्टली बेनिफिशियरी कंपनीज थी। एफआईआईज ने इस एआई साइकिल के कारण ही अपने पैसे को ताइवान और साउथ कोरिया में मूव किया, अपने पैसे को वहां इन्वेस्ट किया क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही थी। इंडिया में एआई का जो टेक्नोलॉजी है उसका एडवांसमेंट नहीं हुआ। इंडिया में इस एरिया में मच इनोवेशन देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट इंडियन आईटी सेक्टर एआई की वजह से स्ट्रगल कर रहा है। ये एआई साइकिल जो है वो इंडिया के लिए अपोजिट काम कर गया। अर्निंग जो है वो स्लो हुई, वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव थी। एफआईआईज का पैसा इंडिया से निकलने का पूरा रीजन यही था। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा बदल रही है वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप करंट मार्केट का वैल्यूएशंस देखते हो तो इंडिया मार्केट अब फेयर वैल्यूएशंस पे आ गया है। दूसरे मार्केट जो है वो एक्सपेंसिव दिख रहे हैं, चाहे वो ताइवान हो गया, चाइना हो गया और साउथ कोरिया। इंडिया का जो ईपीएस का जो ग्रोथ है 2026 के लिए जो एक्सपेक्टेड है वो है अराउंड 14%। पीईजी रेशियो क्वाइटली आपको कंफर्टेबल देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस समय जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वो है क्रूड ऑयल का। एक्सपेक्टेड है कि क्रूड ऑयल अगर ये वॉर कंटिन्यू रहता है तो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इससे इंडिया का जो ईपीएस ग्रोथ है 2026 में 200 से 300 बेसिस पॉइंट जो है वो इंपैक्ट हो सकता है। यानी अगर ग्रोथ जो है 14 से गिरकर 11-12% पर आ गया तो ये एक कंसर्न है। अब साउथ कोरिया, चाइना और ताइवान की बात करें तो इनका जो करंट पीई भी अगर आप देखते हो 5 ईयर मीडियन पीई से मच बेटर है। ये इन कंट्रीज के लिए इतना अच्छा साइन नहीं है। लेकिन अर्निंग की जब ग्रोथ आप देखते हो तो साउथ कोरिया में 48% अर्निंग ग्रोथ है, एक्सपेक्टेड है 2026 में। रीजन बहुत ही सिंपल है, जो सैमसंग 60% मार्केट है जो सैमसंग का, ताइवान में 22% अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रीजन टीएसएमसी 40% मार्केट। इसलिए जो वैल्यूएशन है वो एलिवेटेड होने के बावजूद भी इनका जो पीईजी रेशियो क्वाइटली आपको रीजनेबल देखने को मिलेगा। और यही रीजन है कि मुझे नेक्स्ट 6 मंथ में जो एफआईआईज का रिवर्सल है, जो शार्प रिवर्सल की उम्मीद कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। तो पीईजी जो रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अब यहां जो सबसे बड़ा सवाल है, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। ये इंडिया में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम है। एवरीथिंग इज निगेटिव, सेंटीमेंट जो है वो आपको एक्सट्रीमली निगेटिव देखने को मिलता है। एफआईआईज इंडिया से सेल कर रहे हैं, अपने पैसे को निकाल रहे हैं और यही वो टाइम होता है जब आपको कंपनीज जो होती हैं वो बेस्ट वैल्यूएशंस पे मिलती हैं। अगर आज आपको अगर चाइना या साउथ कोरिया में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं टुडेज मोमेंटम है, आज आपको वहां मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन 2 या 3 साल का व्यू पॉइंट से रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि एआई का अपसाइकल जो है वो फॉरएवर नहीं चलने वाला है। जिस टाइम अर्निंग की ग्रोथ गिरना शुरू होगा, जो वैल्यूएशंस है वो डीरेटेड होंगे और इंडिया का जो बेनिफिट है वो इंडिया को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2026 में ही एफआईआईज का इन्फ्लोज जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अब चीजें जो है वो थोड़े डिलेड हो गई हैं वॉर की वजह से। शायद अभी 3 से 6 महीना और पेन हो सकता है इंडियन इक्विटी मार्केट में। लेकिन एक्शन प्लान क्या रहना चाहिए, अगर आपके पास पैसा है, इंडिया इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम है। अगर पैसा नहीं है तो सिंपल आप कुछ भी मत करो, पोर्टफोलियो भी मत देखो। अगर मंथली सैलरी आ रही है तो आप सिंपली सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते रहो। दैट इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव इट टू यू। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।